ओके। सो प्रशंसा, आई वाज सेइंग अबाउट टेक्सोनॉमी, जो आप कह रहे थे, तो वो जो प्रोसेसेस हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड्स को यूज करके देन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बताए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी। इसका मीनिंग है सेलुलर रिप्रेजेंटेशन, की सेलुलर स्टडी की गई। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, किस टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कैसा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, कोई जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कैसे हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है या क्रोमोसोम है उनका मींस विजिबिलिटी कैसा है, उनका स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस है क्या, ये सारी चीजें जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लेकर आते हो दैट कम्स अंडर साइटोटेक्सोनॉमी। देन ऐसा ही एक और कैटेगरी होता है कीमोटेक्सोनॉमी। ये सुना है किसी ने भी? यस मैम। ओके। सो बेसिकली कीमोटेक्सोनॉमी यानी बायोमोलिक्यूल्स, जो भी एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे जो भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, सर्टेन प्रोटीन्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, तो अगर वो डिटेल डिस्क्रिप्शन करके अगर डिफरेंशिएशन किया जा रहा है या कैटेगरीज बनाई जा रही है, दैट इज नोन एज कीमोटेक्सोनॉमी। देन एक और चीज हो जाती है कैरियोटेक्सोनॉमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर टाइप ऑफ न्यूक्लियस और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर प्लस उनका फंक्शन, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो ये जो हुआ है दैट इज बिकॉज कैरियोटॉक्सिनॉमिकल एप्लीकेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई किए गए, इसीलिए टाइप ऑफ सेल्स आज आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ लिए। प्रोकैरियोट्स को अलग रख दिया, यूकैरियोट्स को अलग रख दिया। सो ऑन, ऐसे बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है। दीज आर द वेरी फेमस थ्री टर्मिनोलॉजीज, जो कभी हो सकता है कोई मीनिंग, इनका वर्ड मीनिंग आपके किसी काम आ जाए कॉन्सेप्ट में, बट डायरेक्टली इनसे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। रीजन ये है कि एनसीईआरटी में इसका हिंट भी नहीं। अगर हिंट होता है किसी टॉपिक का, तो हिंट की वजह से उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ सकते हैं। बहुत वेगली आपकी एनसीईआरटी में टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन को 7 क्लासिफिकेशंस और किंगडम्स टू स्पीशीज वाला जो कैटेगरीज है वहीं तक लिमिटेड रखा है। एंड सेकेंड चैप्टर में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, दैट टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिए गए हैं वहीं तक फोकस रखा है। तो उसके आसपास आप डिटेल पढ़ सकते हो, तो उस डिटेल को पढ़ने में कुछ ये टर्मिनोलॉजीज आप समझ सकते हो, बट बहुत डिटेल अभी आपको इस स्टेज में तो नहीं पढ़ना है। फॉर नाउ अभी इन चैप्टर्स में नहीं पढ़ना है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे अभी इनका वेटेज कम है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज एक्चुअली ज्यादा है, जिसमें एक्चुअली डिटेल डिस्क्रिप्शन है। सो लेट्स फोकस आवर एनर्जी ओवर देयर। अभी ये सिंपल भी है, टर्मिनोलॉजी वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज ये सिंपल चैप्टर है। तो एग्जामिनर्स बहुत चालाक है, वो इतने पागल तो है नहीं कि सिंपल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर का वेटेज ज्यादा रखेंगे। सो इनका ओवरऑल वेटेज भी कम है। ओके, चलो, एनी अदर क्वेश्चंस? यू कैन पुट एनिमल किंगडम क्वेश्चंस नाउ। एनिमल किंगडम से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आई हैव वन पावर पॉइंट, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। मे बी कॉन्सेप्ट को देखकर भी अगर आपको कुछ डाउट आए, यू कैन आस्क। वो जो टेक्सोनॉमी के टाइप्स थे ना, वो थोड़ा बहुत उन्होंने मेंशन किया है एनसीईआरटी में। राइट, वह सिर्फ वर्ड्स, उन्होंने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं किया। हाँ यस मैम। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। ओके, एनीवन एल्स फ्रॉम द क्लास हु नोज दीज वर्ड्स और उनका डिफरेंस मुझे बता पाएंगे, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स का?
नो वन, याद नहीं आ रहा प्रोटोस्टोम्स? ओके, सो ये चीज तो पता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप होते हैं तो उनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंडीशन में, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे माउथ यानी बॉडी के जो ओपनिंग्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। दो ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स है, जब आपने बॉडी प्लान पढ़ा था तो एक में क्या होता है, सम हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, तो सिर्फ और सिर्फ माउथ ही प्रेजेंट है, सम हैव बोथ माउथ एंड एनस, दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट है। तो प्रोटोस्टोम कंडीशन वो होता है जब जो फर्स्ट ओपनिंग बनता है उससे माउथ डेवलप, तो सबसे पहले अगर माउथ डेवलप हो रहा है सो दैट कंडीशन विल बी प्रोटोस्टोम्स। अगर पहला डेवलपमेंट आउट ऑफ टू ओपनिंग्स, अगर फर्स्ट डेवलपमेंट माउथ का हो रहा है सो दैट विल बी प्रोटोस्टोम्स, और अगर यहाँ पे फर्स्ट डेवलपमेंट एनस का हो रहा है दैट कंडीशन विल बी ड्यूटेरोस्टोम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन, can you tell me human comes under which of the categories, protostomes or deuterostomes? Protostomes. Okay, the answer is deuterostomes. Okay, ma'am. ओके मैम। Okay, next question is related to, okay, next question है enterocoelom and schizocoelom. Anyone from the class would like to explain me, या कोई idea हो? मैम एंटेरोसीरम जैसे मतलब ये सीरमेट जो होता है उसका टाइप, जैसे एंटेरोसीलोमेट एग्जांपल होगा एनालिडा, तो एनालिडा में जैसे जस्ट वो फर्स्ट एनिमल है जो सीलोमेट हुआ ना, उसके पहले तो जो एस्केलमाइंथिस था वो सूडोसीलोमेट, Okay, तो उसने जस्ट एंटर किया है तो वो एंटेरोसीलोमेट मतलब सबसे बेसिक सीलोमेट स्ट्रक्चर। okay, और उसके बाद में और डेवलपमेंट में शिजोसिलोमेट जैसे जो एनालिडा में होगा, उसके बाद में सॉरी मतलब एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा में, और फिर हम जो नेक्स्ट आएगा यूसिलोमेट, उसके बाद में मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद जो मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और फर्दर सारे कॉर्डेट्स में जो भी प्रेजेंट है ना वो Okay. ईसिलोमेट। Okay, okay, understood your concept. Schizocoelom पहले मैं लेती हूँ because it means the true body cavity. Eucoelom, हाँ yes ma'am। schizocoelom आप उस दोनों को ही सेम कैटेगरी में रख सकते हो। It means the true body cavity जो कि mesoderm के स्प्लिट होने की वजह से होता है। कुछ याद आया? एक हाँ होता है yes yes यूसिलम, यूसिलम में क्या होता है कि प्रॉपर कंटिन्यूअस ट्यूब होगा या कंटिन्यूअस कैविटी होगी जिसमें कोई भी स्कैटर्ड मेसोडर्मल लेयर नहीं होगा। शीजोसीलम में क्या होता है, दिस इज आल्सो द ट्रू कैविटी बट मेसोडर्मल लेयर्स जो होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, मेसोडर्मल मास इज स्प्लिट। तो उस स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग की वजह से वो कैविटी जो है वो फॉर्म हो रही है। एंटेरोसिलम, जो एंटेरो वर्ड है, एंटेरिक, एंटेरिक मीन्स योर गट, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एंटेरिक वर्ड पे बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट मीन्स योर गट। तो बॉडी कैविटी एक्चुअली आपके एंटेरॉन यानी एम्ब्रियोनिक गट, जो डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियो का गट फॉर्मेशन होगा, उस गट से जो कैविटी बनती है उसको बोलते हैं एंटेरोसिलम। सो इट इज ऑल्सो कम्स अंडर ट्रू बॉडी कैविटी, ये भी यू सिलोम के अंदर आता है, बट इनका फॉर्मेशन जो होगा फ्रॉम, इसको बोलते हैं आउट पॉकेटिंग। आउट पॉकेटिंग, पॉकेट फॉर्मेशन तो आपको पता है कि पॉकेट यानी एक्स्ट्रा आपने एक लेयर लगाया ताकि एक चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। सो एग्जैक्टली वहां पे ये होगा आउट पॉकेटिंग ऑफ
embryonic gut. That is the major meaning. So this is the type of eucoelum के अंदर ये दोनों ही आते हैं. So कभी क्वेश्चन आ जाता है enterocoelum is true or not. So this is also true. Yes, yes. So this is also true one और इसी के अंदर दोनों ही ये कैटेगरीज आती हैं. Okay, चलो let's take another question. Okay, क्वेश्चन आया है स्वराली का कॉन्ट्रिक्टिस एंड साइक्लोस्टोमेटा. ओके, एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं आपको प्रेजेंटेशन शो कर देती हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, इजीली आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. ओके, सबसे पहले कॉर्डेटा के अंदर हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उनकी कैटेगरीज हैं. सो एज यू कैन सी कहीं पे 2 सब फाइलम्स भी मेंशन करते हैं, कहीं पे 3 सब फाइलम्स भी मेंशन करते हैं, बट बेसिकली यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये 3 मेजर सब फाइलम्स हैं कॉर्डेटा के. अब जब ये कैटेगरीज बन रही थी तो मैं पूरा ही कॉर्डेटा इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या हो रहा था. देन ये पूरे इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दो. यूरोकॉर्डेटा का मीनिंग क्या है कि नोटोकॉर्ड विल ओनली बी प्रेजेंट इन द लार्वल टेल. ठीक है, क्या वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन तक प्रेजेंट होगा इन यूरोकॉर्डेटा? नो मैम, ओनली लार्वल टेल में रहेगा. राइट, तो उनकी थ्रू आउट बॉडी या थ्रू आउट लाइफ स्पैन तक प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ लार्वल कंडीशन में सिर्फ टेल रीजन पे ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है. सो दैट इज यूरोकॉर्डेटा. अब देखो यहाँ पे जो उनकी कैटेगरीज हैं वो उनको क्या बोलते हैं कि किस तरीके से बनाया. नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस जरूरी था टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वो चीज कॉर्डेटा में होनी चाहिए. अब नोटोकॉर्ड है तो सही, भले ही लेटर स्टेज में वो एब्सेंट हो जाए, बट इनिशियली 1 मिनट के लिए भी किसी के भी लाइफ स्पैन में अगर क्या बोलते हैं कि ओके स्टूडेंट्स जो गलती से भी म्यूट हो जाते हैं ना, जस्ट बी लिटिल केयरफुल, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है. जयश्री स्पेशली. तो अभी क्या हो रहा है कि यूरोकॉर्डेटा के केस में नोटोकॉर्डेटा स्पेशली रखा गया कि वही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसी भी कॉर्डेटा को डिफाइन करने के लिए या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए. देन कम सिफेलोकॉर्डेटा. अब देखो क्या लिखा हुआ है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम हेड टू टेल, दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. बट क्योंकि ये स्टिल अर्ली फेज में है तो उनके रेस्ट ऑफ द बॉडी डेवलपमेंट उतने प्रॉपर नहीं है, और वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से दे आर इवन दो एडवांस्ड फ्रॉम यूरोकॉर्डेटा, बट स्टिल वो अभी भी उतने एडवांस्ड या डेवलप्ड नहीं हो पाए. देन कम्स वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा अब ऐसा कंडीशन है जिसमें कि नोटोकॉर्ड फ्यूचर में एंडोस्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म करता है. वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फॉर्म करने के लिए 2 टाइप का नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो वो कार्टिलेज बेस्ड भी हो सकते हैं या तो वो बोन बेस्ड भी हो सकते हैं, दोनों एप्लीकेबल है. वर्टिब्रेटा होना जरूरी है, वर्टिब्रल कॉलम होना जरूरी है. हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे उनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, यानी स्कल एंड पेल्विक रीजन, इनको कनेक्ट करने के लिए एक कॉलम होना जरूरी है. दूसरी चीज, इससे आप एक और चीज समझोगे, जब वर्टिब्रल कॉलम है मतलब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है, तो यानी ऐसा न्यूरॉन का एक्यूमुलेशन सेंटर है जहां पे ओवरऑल पर्सन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जस्टिफाई किया जा रहा है या समझा जा रहा है, और रेगुलेशन सेंटर कह सकते हो वो है. तो यानी वर्टिब्रेटा में नर्वस सिस्टम भी एडवांस हो जाता है. दिस इज द कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन. ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं घुमा फिरा के पूछेंगे कि वर्टिब्रेटा का नर्वस सिस्टम से क्या कनेक्शन है, इस तरीके से पूछेंगे एंड यू विल बी क्लूलेस. अब वर्टिब्रेटा के केस में व्हाट इज नॉट कॉमन, जॉ इज नॉट कॉमन, मतलब जॉ मैंडेटरी नहीं है. तो इसीलिए वर्टिब्रेटा में 2 कैटेगरीज बन गई. वन ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी विदाउट जॉ एंड वन विल बी विद जॉ. इस तरीके से 2 कैटेगराइजेशन हो गया. अब जो विदाउट जॉ है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा.
अब विथ जॉ में जो gnathostomatā है इनको भी 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा। अब मैं आपको मेनली पाइसेस का ही एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि उसमें क्या क्या है, ताकि आपको ये चीज पता चल जाए जो आपका मेन क्वेश्चन था। फर्स्ट इज कॉन्ट्रिक्टिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस। अभी इनका जो एंडोस्केलेटन है इट इज कार्टिलेज बेस्ड, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा यहाँ पे एक बात हाईलाइट की हुई है, द माउथ इज इन ऑन द वेंट्रल साइड। अगर माउथ वेंट्रल साइड पे है तो उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल शार्क। यस, शार्क। अगर मूवीज देखी हैं या फिर वीडियोस डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं तो इतना पता है कि जब भी कॉन्ट्रिक्टिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस सामने से अगर आएंगी तो उनका फेस आपको कभी भी नहीं दिखेगा, पॉइंटेड हेड आपको दिखेगा हमेशा। सो पॉइंटेड हेड दिखता है उनका, सॉरी माउथ पार्ट आपको कभी नहीं दिखता, माउथ हमेशा वेंट्रल साइड पे रहता है। दैट्स हाउ दे आर मींस दे प्रे फॉर मींस दे हंट फॉर देयर फूड, इसी तरीके से वो करते हैं। दूसरी चीज है गिल इज विदाउट ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम इज द कवरिंग ऑफ गिल, विदाउट कवरिंग है। दूसरा, इनके पास एयर ब्लैडर्स नहीं है, एयर ब्लैडर्स आर एब्सेंट। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से इनको हमेशा कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। दूसरा, इनके पास स्केल्स तो हैं बट द स्केल इज प्लेकॉइड। अगर शार्क की बॉडी आप लोगों ने कभी देखी हो तो उसकी बॉडी देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मींस कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म लेयर है और वो शाइन कर रही है, आपको मल्टीपल लेयर्स नहीं मिलेंगे। मल्टीपल लेयर्स यानी ऐसा लगे कि प्रोटीनेशियस लेयर्स जो हैं उनके मल्टीपल क्या बोलते हैं कि फॉर्म्स हैं या कोई पैटर्न है उनकी बॉडी पे, ऐसा नहीं है। एक यूनिफॉर्म प्रोटीनेशियस स्केल जो है उनको कंप्लीटली कवर करके रखता है थ्रू आउट द बॉडी, सेम टाइप ऑफ लेयर, तो वो होता है प्लेकॉइड स्केल। देन 2 चेम्बर्ड हार्ट, दिस इज कॉमन, ये पूरे पाइसेस में कोई भी कैटेगरी हो इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लड। तो यानी इनके एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से इनका बेसिक टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहेगा बॉडी का। सो उनके पास खुद सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन, इनका जो फॉर्म है इनको ओवीविविपेरस बोलते हैं। ओवीविविपेरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि, जैसे शार्क का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, जो फीमेल शार्क होती है इनके पास जो इनका ओपनिंग है, द मेन ओपनिंग जहां से एग ले करना है, सो या क्लोएका आप बोल सकते हो, दैट ओपनिंग हैज मरमेड पाउच, एक एक्स्ट्रा एपिथेलियल टिश्यू का मींस इलास्टिक इन नेचर ऐसा एक पाउच होता है। सो वो एनवायरमेंट में एग ले नहीं करते, वो अपने ही पाउच में करते हैं। इमेजिन कर लो कंगारू का जैसा पाउच होता है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ, तो उसमें वो एग ले करते हैं और उसमें उनको इंक्यूबेट करते हैं अपने एग्स को, और फिर उसमें से यंग शार्क्स जो होते हैं वो आगे बाहर निकलते हैं। बट ये एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में आपको बता रही हूँ, जब आप बाहर से देखोगे तब आपको क्या लगेगा कि शार्क हैज लेड यंग शार्क्स, उसने एग लेइंग की है, वो आपको दिखेगा ही नहीं। सो इसीलिए इसको बोलते हैं ओवीविविपेरस। अगर ऐसा मैकेनिज्म होता है, दे आर नोन एज ओवीविविपेरस, दैट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कार्टिलेजिनस फिश में होता है। एंड देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। उसी से रिलेटेड बोनी फिशेस भी पढ़ी लो। बोनी फिशेस का मेन काम क्या है? गिल्स के पास ओपर्क्यूलम है, इनका स्किन मींस जो इनके पास स्केल है दैट इज साइक्लॉइड, इनके पास कोई ना कोई पैटर्न होगा। बचपन में कार्टून अगर आप बनाते थे फिशेस में तो उनकी बॉडी पे आप स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे ना, वेवी पैटर्न्स बनाते थे। दैट वेवी पैटर्न इज व्हाट? दैट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनी फिशेस। दूसरा, 2 चेम्बर्ड हार्ट और कोल्ड ब्लडेड, ये तो कॉमन हो गया। उसके बाद इनके पास एयर ब्लैडर रहता है। एयर ब्लैडर होने की वजह से वो फ्लोट भी कर पाते हैं, तो विदाउट स्विमिंग भी ये वाटर में एग्जिस्ट कर पाएंगे, मींस फ्लोटिंग मैकेनिज्म इनके पास रहेगा। देन दूसरी चीज ओवीपेरस, ये ओवीविविपेरस वाला मैकेनिज्म इनके पास नहीं होता। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग गोज ऑन इन बोनी फिशेस। दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन टेट्रापोडा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ओवरऑल आपने पढ़ा ही है बट स्टिल इन टेट्रापोडा को सुपर क्लास को 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटर्नल, उनके स्किन का फीचर, दिस इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन उनके टाइप्स ऑफ लिम्स,
4 लिम्स होंगे, बट जरूरी नहीं कि उनका फॉर्मेशन कैसा होगा। रेपिटेलिया में एक्सेप्शन स्नेक्स आ जाते हैं जो कि विदाउट लिम्स प्रेजेंट होते हैं। रेपिटेलिया आर डिजाइन स्पेशली ड्राई एरिया में और क्रॉल करने के लिए, ताकि इनका जो वेंट्रल पार्ट है बॉडी का वो सरफेस पे यानी लैंड पे वो अटैच रहे। दैट्स हाउ दे वॉक एंड दे मूव। क्रॉलिंग इज देयर मेन मैकेनिज्म। दूसरा, इनके स्किन के बेसिक फीचर्स, इनके स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं क्या नहीं। उसके बाद इनके हार्ट के चेम्बर्स। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक है। रेप्टाइल में अगेन एक्सेप्शन आ जाता है क्रोकोडाइल का। 4 चेम्बर्ड हार्ट एव्स एंड मैमल्स में रहता है। दूसरी चीज, पेरेंटल केयर। उनका जो पेरेंटल केयर होता है या इमोशनल एस्पेक्ट जो होता है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम एव्स। एव्स से ही आपको दिखेगा कि पेरेंटल केयर है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में आपको नहीं दिखता। देन उनका यंग वंस प्रोडक्शन कैसा होता है? टिल एव्स इट इज ओविपेरस एंड देन इनका विविपेरस होता है। बट जो मोस्ट प्रिमिटिव मैमल है प्लैटिपस, वो ओविपेरस होता है। Okay, then male and female are separate in all the tetrapoda, separate है। प्लस इनका फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल सिर्फ और सिर्फ एम्फीबिया के केस में होगा। और दूसरी चीज, एम्ब्रियो का डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई भी इनडायरेक्ट स्टेज नहीं है एक्सेप्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट है क्योंकि लार्वल स्टेज आता है। Then there are some of the examples. So this is about all the superclass tetrapoda. Everyone understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. दूसरा क्वेश्चन पूछा है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्लास्टोपोर्स। ओके, ब्लास्टोपोर का मीनिंग एनीवन फ्रॉम द क्लास? सृष्टि ने आई थिंक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ब्लास्टोपोर का मीनिंग क्या है, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द क्लास आप लोगों को क्या लगता है? नो? ओके, सो ब्लास्टोपोर्स बेसिकली एक ऐसा ओपनिंग एम्ब्रियो के अंदर, एक ऐसा कैविटी फॉर्मेशन जो फ्यूचर में माउथ बनाएगा और एनस बनाएगा। दैट कंडीशन, दैट काइंड ऑफ कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोपोर। सो सृष्टि, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट करेक्ट। ओके, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी ग्रुप पे, डोंट वरी। ओके, देन क्वेश्चन है अबाउट मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। ओके, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल के लिए लेट्स शेयर द स्क्रीन। अभी कुछ दिन पहले हमने स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ा था तो मोनोकॉन्डाइलिक एंड डायकॉन्डाइलिक स्कल के बारे में देखा था। ओके, हमारा क्या है? हमारे पास डायकॉन्डाइलिक स्कल है। Yes, ma'am. कॉन्डाइल इज द बोन पोर्शन वो जो एक हमारे बोन होती है, राइट, जो जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम और स्कल को जस्ट ज्वाइन कर रहा है। करेक्ट, वर्टिब्रल कॉलम में भी किसको पहले? एटलस को जोड़ेगी, एटलस एंड एटलस को, एक्सिस। yes. तो एटलस एंड एक्सिस को जोड़ने के लिए जो एक कनेक्टिंग लिंक होता है, यानी प्रोसेस मतलब सपोज दिस इज द कॉन्डाइलिक बोन, तो इसका आगे प्रोसेस किस तरीके से होगा? अगर सिंगल प्रोसेसिंग है और वो आगे वर्टिब्रल कॉलम को सिंगल प्रोसेस ही कनेक्ट कर रहा है एंड सिमिलरली ऐसे कॉलम्स बनते जा रहे हैं, सो दैट विल बी मोनोकॉन्डाइलिक। डायकॉन्डाइलिक मतलब उस बोन के 2 प्रोसेस हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड देन वो बोन को यानी कह लो वर्टिब्रल कॉलम को आगे कनेक्ट कर रहा है, जिसके बेसिस की वजह से एक जॉइंट बनेगा। वो जॉइंट की वजह से मूवमेंट हो पाएगा स्कल का। तो अगर ऐसा हुआ तो उस चीज को बोलते हैं मोनोकॉन्डाइलिक स्पोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेक्सुअल फंगल स्पोर। ओके, एनीवन फ्रॉम द क्लास नोज द मीनिंग फंगल स्पोर? आई थिंक बच्चे आपका कहने, यस प्लीज कंटिन्यू। उसमें 3 टाइप के होते हैं, ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स।
ये यही तीन होते हैं, मतलब जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने राइट, कल ही डिस्कस किया था ना शायद से। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए जो भी स्पोर फॉर्मेशंस है, मींस इन फ्यूचर इनका फ्यूजन ही होगा, दैट इज द मीनिंग। कल मैंने आपको मॉड्यूल का पेज दिखाया था, सो प्लीज जस्ट लुक इनटू द पेज। एक बार फिर से आप क्या बोलते हैं कि वो पेज एक बार देखो, जिसमें मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ स्पोर्स एंड प्रोसेसेस के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि जो सेक्सुअल फंगल स्पोर्स है, बेस्ड ऑन द कैटेगरीज, फंगस की हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी हुई है, तो उनके कैटेगरीज के हिसाब से उनका मेथड क्या है क्या नहीं है, उनका स्पोर का मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे बेसिडियोस्पोर्स, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स होंगे, दे विल बी बेसिडियोस्पोर्स। सो दिस इज हाउ इट गोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेतन का है अबाउट हेटेरोसर्कल टेल। ओके, अभी देखो बच्चे, इसका मीनिंग क्या है? इट्स द टाइप ऑफ टेल जो कि अपवर्ड डायरेक्शन भी प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। मींस एक ऐसा जो टेल होता है, एंड में वर्टिब्रल कॉलम का कॉक्सिक्स बोन, जिसको कॉमनली टेल बोन बोलते हैं। तो जिनके पास वो टेल होता है, जिनमें कॉक्सिक्स बोन डेवलप्ड होता है, उनके केस में अगर असिमेट्रिकल लोब्स हो, यानी कॉक्सिक्स के जितने भी सेगमेंट्स हैं वो असिमेट्रिकल लोब से बने हो, एंड देन आगे उनका डेवलपमेंट हो, असिमेट्रिकल लोब, एंड देन उनका टेल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर इनका टेल फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द असिमेट्रिकल लोब, दैट काइंड ऑफ टेल इज हेटेरोसर्कल, इसीलिए इसको हेटेरोसर्कल बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड सर्काई मीन्स आपका जो कॉक्सिक्स बोन्स के जो पार्ट्स हैं, दैट इज द सर्काई बोन। तो होमोसर्कल टेल होगा तो उसमें सब सिमेट्रिक लोब्स होंगे क्या? करेक्ट। अभी जैसे ये हेटेरोसर्कल टेल प्रेजेंट है, मींस हेटेरोसर्कल में सारे लोब्स नहीं होते, सम ऑफ द लोब्स आर असिमेट्रिकल, नॉट एवरीवन, एंड उनका आगे इलोंगेशन हो रहा है और टेल फॉर्मेशन हो रहा है। शायद आई थिंक चेतन आपने इसको फिशेस के केस में पढ़ा होगा, यस मैम, शार्क्स के केस में, राइट, साइड्स। कॉन्ड्रिक्टिस के केस में आपने पढ़ा होगा, कार्टिलेजिनस फिशेस, उनके केस में पढ़ा। तो यानी ऐसे केस में क्या हो रहा है कि बिकॉज कॉन्ट्रेक्टिस एज कंपेयर टू बोनी फिशेस थोड़े प्रिमिटिव कंसिडर किए जाते हैं, तो उनका जो सर्काई है वो उसके हिसाब से क्या हुआ, उनका डेवलपमेंट वैसा ही हुआ। तो उनका डेवलपमेंट वैसा होगा तो असिमेट्रिकल डेवलपमेंट होने की वजह से उनका टेल फॉर्म हुआ, दैट्स व्हाई हेटेरोसर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसका एक प्रॉफिट जो है, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसका प्लस पॉइंट ये होता है, इनका लोब का साइज चेंज होता है, इसीलिए दे कैन मूव प्रॉपरली, मतलब वो वाइड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। इसीलिए शार्क जो है ना, वो बहुत ही शार्प टर्न ले पाते हैं, जो बाकी फिश नहीं ले पाते। जो मीन्स जो शार्क्स वगैरह हैं, इफ यू हैव नोटिस्ड व्हाई दे आर सो गुड हंटर्स, प्रेडेटर्स इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत शार्प टर्न्स ले पाते हैं, बिकॉज उनको बहुत वाइड एंगल मिलता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेल। I have read about it, मींस मैंने ये चीज देखी है, डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखी है, so that is one of the advantages आप बोल सकते हैं। ओके, नाउ मैं क्या करूंगी, आपको ये भेज दूंगी, ये सारा पीडीएफ जो है, प्लांट किंगडम का भी है, प्लांट किंगडम का भी है। राइट, प्लांट किंगडम का भी है। कुछ शॉर्ट नोट्स एंड हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो हैं वो इसी तरीके से मैंने एक्यूमुलेट करके रखे हैं एक जगह पे ऑफ ऑल द डिविजन्स, और सेम विद द एनिमल किंगडम। आई विल सेंड आफ्टर दिस सेशन, इमीडिएटली आई विल सेंड। ओके, चेतन का क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर, कि बोन मैरो एप्स में जो बोन मैरो एब्सेंट होता है तो आरबीसीज प्रोडक्शन कैसे होता है? मैम लिवर और स्प्लीन के थ्रू
जो ऑर्गन ज्यादा डेवलप्ड होगा ना उसमें, उनमें। ओके ओके, और कोई और बच्चा जिसको आंसर आता हो? क्योंकि मुझे मैंने मतलब थोड़ा सा गैस जैसा ही है, क्योंकि एम्ब्रियो में एज बोन मैरो नहीं फॉर्म होता है, तो उधर लिवर से ही होता है फॉर्मेशन और आरबीसी। ओके ओके, सो मीन्स योर आपका जो कॉन्सेप्ट है और जो अंदाजा है वो सही है, बट एक प्रॉब्लम है, एग्स के अंदर हॉलो बोन्स होते हैं, बट हॉलो बोन का मीनिंग क्या हुआ कि अंदर जो उनका डायाफाइसिस का जो मेन उनका स्पेस है, वहां पे जो भी फ्लूइड होता है जो हमारे पास है ऑलरेडी, प्लस कुछ टिश्यूज बोन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो उनके पास नहीं होता, बट स्मॉल सेक्शंस ऑफ बोन मैरो जरूर रहते हैं। मतलब उनके पास स्पॉन्जी बोन अंदर होता नहीं है। राइट, तो फ्लूइड के बजाय उनके पास एयर सैक होता है, बाकी सब कुछ उनके पास वही रहता है जो जैसा हमारे पास है। वो फ्लूइड एक्स्ट्रा वेट लिखा आता है ना, तो वो एक्स्ट्रा वेट रिमूव कर दो, उसकी जगह एयर सैक्स डाल दो, बट जो बाकी बोन मैरो है वो प्रेजेंट रहेगा। एंड क्योंकि वो प्रेजेंट है तो उनके पास भी ऑफ कोर्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे लिवर एंड स्प्लीन वर्क्स, बट उसके बाद बोन मैरो को ही वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। दैट्स हाउ आरबीसीज फॉर्म। ओके, चलो, बाकी अगर कोई और क्वेश्चंस है यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके क्वेश्चन आंसर सारी चीजें पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई डू, नॉन कॉर्डेट्स, एनिमल किंगडम का नॉन कॉर्डेट पोर्शन, ये प्लस आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सेल है ना, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, प्लस सेल डिवीजन ले लूं इसी के साथ कंटिन्यूएशन में। मैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी नहीं लूंगा। ओके, हाँ, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, यस यस, तो ठीक है, तो पहले मॉर्फोलॉजी ले लेती हूँ बिकॉज दे आर लेंथी चैप्टर्स, और दोनों साथ में लेना है, मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी। नहीं मैम, फिर तो आराम से 3 घंटे का जाएगा सेशन। इट्स ओके, विल डू वन थिंग, लेट्स सी, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों ही रिवाइज करके आओ आप। अगर ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं कि एक क्लास में नहीं हो पाएगा, देन आई विल पोस्टपोन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेशन। ओके, अगर नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आंसर्स ओवरऑल ही कम है, देन हम दोनों ही चैप्टर कवर कर लेंगे, बट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी विल बी योर नेक्स्ट चैप्टर्स, और थोड़ा बहुत नॉन कॉर्डेटा, एनिमल किंगडम का नॉन कॉर्डेटा रिलेटेड अगर कोई भी पेंडिंग डाउट्स है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी बच्चे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया है रुचिर ने एमनियोटिक एग का। ओके, एनीवन फ्रॉम द क्लास, बिफोर एक्सप्लेनिंग आई वुड लाइक कि क्लास में किसी को पता है? एमनियोटिक मीन्स एमनियन प्रेजेंट हो, और एमनियन मीन्स एक ऐसी कैविटी जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यस। ओके, सो एमनियन इज द फ्लूइड जो कि एग का एक कैविटी बन जाता है, उसमें प्रेजेंट होता है। आई विल शो यू, मैं आपको एग तो नहीं दिखा, मैं आई कैन शो यू द एग विच आई हैव वर्कड ऑन। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, मेरे इस पीसी में भी कुछ फोटोज हैं, आई विल शो यू। तो मैं आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में भी एक कैविटी होती है, तो वही एमनियोनिक फ्लूइड जो है, एमनियन जो है, वो कैसे डेवलप होता है एक लार्ज कैविटी में, और वही फ्यूचर में सीलम बनाएगा। सो दैट आई विल शो यू हाउ इट चेंजेस। एग का मेरे पास डिटेल नहीं है क्योंकि वो माइक्रोस्कोप मींस एक बहुत ही डिटेल स्टडी चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हमने काम नहीं किया, स्टीरियो पे किया, तो जितना डिटेल मिल पाया उतना आई हैव क्लिक्ड सम पिक्चर्स, सो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास। देन आई विल कलेक्ट सम पिक्चर्स। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। सिन्नर के जितने भी बच्चे हैं जिनकी कल टेस्ट है, अच्छे से करना, बिकॉज आई थिंक 3rd या 4th टाइम आप इस चैप्टर से रिलेटेड रिविजन भी कर रहे हो एंड एग्जाम भी दे रहे हो, सो डू योर बेस्ट। आई नीड एवरीवन टू स्कोर गुड, और बाकी बच्चे कीप ऑन स्टडिंग एंड रिवाइजिंग। चलो, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय एवरीवन, एंजॉय योर सैटरडे। मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।